अब हम सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों आवश्यक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सिंचाई के लिए जल की मांग के निम्न कारण है। वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तन के कारण। पहला कारण यह है, अर्थात देश में वर्षा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा विहीन तथा सूखाग्रस्त इलाके देखे जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत, दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है, एक तरह असंभव ही है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार में, जहाँ पर नदियों में पानी खूब है, मगर वर्षा यदि नहीं होती वहां पर सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह भी कृषि के लिए हानिकारक है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट, मछली उत्पादन आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई से भी संभव है। इसमें नारियल की खेती भी हम देख सकते हैं। फिर सिंचाई की व्यवस्था की बहुफसलीकरण को भी संभव बनाती है। दूसरा कारण है बहुफसलीकरण, अर्थात एक निवल बोया क्षेत्र में यदि हमें 3 फसल लेनी है तो ये तभी संभव है जबकि सिंचाई की पूर्ति सुनिश्चित हो। ऐसा माना गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। उसमें पौष्टिकता, उसमें उर्वरा शक्ति, उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो सब उसमें बना रहता है। तीसरा कारण है कि सिंचाई के लिए जल की मांग इसलिए आवश्यक है कि किन्हीं फसलों को नियमित आर्द्रता की जरूरत। सिंचाई के द्वारा यह आर्द्रता आपूर्ति पूरी होती है। जैसे नारियल की खेती है, जूट की खेती है, चावल की खेती है, तो नियमित रूप से है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, जहां पर हरित क्रांति के बाद नदियों के ऊपर नहरों का जाल बिछा, सतलज के ऊपर बांध बने, भाखड़ा नंगल बांध जिसमें सर्वोपरि है, तो उस बांध के बन जाने से बहुत सारे हरियाणा और पंजाब के इलाके में सिंचाई की व्यवस्था हुई और साथ में सरकार के द्वारा सब्सिडी देने से कुएं और नलकूप खुदे, तो देखा गया कि निवल बोया गया क्षेत्र का 85% जो भाग है वो सिंचाई के द्वारा वहां पर सींचा जा रहा है। तो उससे ये रणनीति सफल हुई है। साथ ही आंकड़े बताते हैं कि वहां पर भूमिगत जल के सिंचाई में उपयोग लेने से निवल संचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% भाग जो है वह कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है। किससे सिंचित होता है? कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है। अब हम इस तालिका के आधार पर देखें कि कहां पर सबसे ज्यादा कुल शुद्ध सिंचित, तो हम इस तालिका के आधार पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कुओं और नलकूपों के द्वारा कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्या रहा। तो गुजरात में 86.6% भाग में सिंचाई हुई, राजस्थान में 77.2%, मध्य प्रदेश में 66.5%, महाराष्ट्र में 65.0%, उत्तर प्रदेश में 58.21%, पश्चिम बंगाल में 57.6%, तमिलनाडु में 54.7% शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत रहा है, जहाँ पे कुओं और नलकूपों के द्वारा हुआ। तो हमें ये दिखाई देता है कि जब से वहां पर सिंचाई हुई तब से महाराष्ट्र में पैदावार सोयाबीन तथा मूंगफली की खेती, अंगूर की खेती बढ़ी। तमिलनाडु में भी चावल और अन्य रागी तथा अन्य मोटा जो खाद्यान्न है वो उत्पन्न होने लगा। साथ में राजस्थान और गुजरात में हम देखें तो वहां पर भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और वहां पे लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। अन्यथा उन लोगों को दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता था, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। किंतु इन राज्यों में भूमि जल के निकासी से भूमि जल
स्तर नीचे हो गया, जो आगे हमें एक समस्या की ओर इशारा कर रहा है कि यदि और जल नीचे होगा तो शायद भूमि का जल चला जाएगा और आने वाले समय में वहाँ पर भूकंप की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। फिर फ्लोराइड का संकेंद्रण, आर्सेनिक, वहाँ पर वृद्धि हो गई है, जिससे न केवल मनुष्यों के शरीर में कई रोगों को उत्पन्न कर रही है ये फ्लोराइड, बल्कि तीसरी जो समस्या है, पौधों की जड़ भी प्रभावित हो रही है। अर्थात पौधे सही ढंग से जड़ों को जमा नहीं पा रहे हैं और संग में नमक व सोडियम से जमीन की सतह बंजर बनती जा रही है। तो अधिक जल निकालने के कारण भूमि का जल स्तर नीचे हो रहा है और फ्लोराइड के बढ़ जाने से संकेंद्रण बढ़ रहा है।